The gradient is the rate of change of change of the scalar function rate of change of scalar function with respect to the space variable. स्पेस वेरिएबल का मतलब क्या होता है? डेल. तो किसी स्केलर फंक्शन का अगर हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पेस वेरिएबल डेल्टा, तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं. इज कॉल्ड ग्रेडियंट. of that scalar function. And it is a vector quantity. किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट अगर हम निकालते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है. एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी इज, एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर will be in the direction of change. डायरेक्शन ऑफ चेंज. जिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा होगा फंक्शन, वही ग्रेडियंट की भी डायरेक्शन होती है. Let's consider a function, a scalar function phi as a function of x, y and z is a scalar function. Then gradient will be grade of phi is equals to rate of change of that scalar function with respect to space variable, and this will be a vector quantity. Here this quantity n cap showing the direction of the change of gradient. अब इसके लिए हम जो है एक डेरिवेशन करते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया अपना डेफिनेशन का पार्ट जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हम इसके लिए डेरिवेशन करते हैं. लेट phi x y z is a scalar function and s1 and s2 are two level surfaces, and it changes from
S1 टू S2 किस तरीके से लेंगे? मान लीजिए अपन एक स्केलर फंक्शन ले रहे हैं फाई, जो कि चेंज होकर के कितना हो जाता है, फाई प्लस डी फाई हो जाता है, जहाँ डी फाई बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को डिनोट करता है। तो अभी ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले रहे हैं और देखते हैं कि कितना चेंज होता है। तो यहाँ से हम कोई एक जनरल डायरेक्शन ले लेते हैं P से R पर, ठीक है। और यहाँ पर इस सरफेस को क्या बोलते हैं अपन? S1 सरफेस, और इस सरफेस को बोल देते हैं S2 सरफेस। तो P से R में जाने में कितने चेंजेस आए इस फंक्शन में, फाई में, वो हमारा ग्रेडियंट होगा। और ये जो दो पॉइंट हम यहाँ पर ले रहे हैं P एंड R, इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो हम मान लेते हैं कि P का पोजीशन वेक्टर जो है वो R है। R इज इक्वल टू आई एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, एंड यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस ट्रेवल की है ये R है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका हो जाएगा R। तो R प्लस डी आर कितना हो जाएगा? R प्लस डी आर इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स आई प्लस वाई प्लस डी वाई जे प्लस जेड प्लस डी जेड के। तो यहाँ से हम डी आर डिस्प्लेसमेंट कितना निकाल सकते हैं? डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना हो आता है, इस वाली वैल्यू में से एक्स वाली वैल्यू में से एक्स वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, वाई वाले में से वाई वाले को और जेड वाले में से जेड वाले को। तो हमें डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा? डी आर वैक्टर इज इक्वल टू डी एक्स आई डी वाई जे एंड डी जेड के। नाउ by total differential theorem, क्या कहती है टोटल डिफरेंशियल थ्योरम? टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ a scalar function phi will be the partial differentiation with respect to x into dx plus partial differentiation of the same function with respect to y dy plus partial differentiation of the same function with respect to z and dz। इनको किस तरीके से लिखा जा सकता है? अगर हम वेक्टर फॉर्म में इनको लिखना चाहें तो क्या हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं? i डी फाई वाई डी एक्स प्लस जे डी फाई वाई डेल फाई वाई डेल वाई प्लस के डेल फाई वाई डेल जेड डॉट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। देखिए आई का आई के साथ में मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें कौन सी टर्म मिल जाएगी? ये वाली टर्म मिल जाएगी। y का y के साथ में या j का j के साथ में होगा तो कौन सी वाली टर्म मिल जाएगी? ये वाली टर्म मिल जाएगी। और k का k के साथ में डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें ये वाली टर्म मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ से हम जो है फाई एक स्केलर फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम बाहर लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरीके से, डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और ये फाई डॉट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड। ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू होती है नेबुला या डेल ऑपरेटर। नेबुला या डेल ऑपरेटर होती है, तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल वेक्टर फाई जैसा का तैसा रहेगा
डॉट, और ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर वेक्टर। तो हमें डी फाई की वैल्यू मिल गई। पी से आर तक जाने में डी फाई में जो चेंजेस हुए हैं उनको हम इस तरीके से बता सकते हैं। ये हमने बोल दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। Again, the rate of change of the label surfaces in the perpendicular direction। देखिए क्या था हमारे पास में, लेवल सरफेसेस में चेंजेस की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था, लेवल सरफेस S1 था। ये हमारा सेकंड सरफेस था, लेवल सरफेस S2, और इसकी वैल्यू बढ़ करके कितनी हो गई थी, 5 + d5 हो गई थी। यहाँ पर अपना पॉइंट था P, और इस पॉइंट को लिया था अपन ने R, और ये था अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr। ये हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि यहाँ से P से R जाने में कितना चेंजेस हुए। लेकिन हमने कहा है ग्रेडियंट क्या होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। तो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से, इस डायरेक्शन में अगर हम चेंज निकालें, तो मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो Q पॉइंट है। तो इस डायरेक्शन में अगर हम रेट ऑफ चेंज निकालना चाहें और इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा बन रहा हो तो कितना हो जाएगा, the rate of change of level surface in the perpendicular direction perpendicular direction कौन सी होगी, पी क्यू। और इस डायरेक्शन में हम मान लेते हैं कि इसका ये जो डायरेक्शन बता रहा है वो कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पर dn है, और ये डायरेक्शन बताते हैं यहाँ n कैप से, whose unit vector is n cap and the displacement vector is dn vector. So this displacement vector will be given as, वही टोटल डिफरेंशिएशन की थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो टोटल चेंजेस कितने हो जाएंगे, d5 = 5 में कितने चेंजेस हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ से P से Q के लिए dn डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डायरेक्शन कितनी है उसकी, n कैप डायरेक्शन होगी, वो हम बाद में देखेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, dn डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट है R जो है वो Q के बहुत करीब होगा, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल बना रहा है। तो फ्रॉम द ट्राइंगल, बट फ्रॉम द ट्राइंगल PQR, PQR ट्राइंगल में हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, dn की वैल्यू पता करनी है। तो जो वैल्यू हमें पता करनी होती है हम उसको रखते हैं न्यूमरेटर में। जो वैल्यू हमें पहले से पता होती है, पहले से हम क्या जानते हैं, dr के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये
एंगल है तो एंगल के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है तो ये साइड होगी अपनी हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ से डी एन इज इक्वल टू कितना निकलेगा, डी एन इज इक्वल टू उस तरफ ले जाएं डी आर को, डी आर इंटू कॉस थीटा। अगर ये डायरेक्शन जो है वो एन कैप से बताई जाती है तो इसका यूनिट वेक्टर कितना होगा, एन कैप होगा। तो हम कितना लिख सकते हैं इसको, डी एन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन कैप डॉट डी आर। कैसे लिखा जा सकता है एन कैप डॉट डी आर, देखिए अगर हमारे पास में दो वेक्टर हैं ए एंड बी और उनका डॉट मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का एंगल होता है। तो अगर हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट करना चाहें तो कितना हो जाएगा, एन कैप डॉट डी आर कितना होगा, एन कैप का वेक्टर एन कैप का डिटर्मिनेंट इंटू डी आर का डिटर्मिनेंट इंटू उनके बीच का एंगल। अगेन एंगल इज द सेम कॉस थीटा। तो ये कितना निकलेगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, डी आर का मैग्नीट्यूड, डी आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डी आर कॉस थीटा। तो इसको कितना लिखा जा सकता है, डी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो यही वैल्यू जो है हम इसको इतना लिख सकते हैं। तो इस वाली वैल्यू को हम कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ये डी एन की वैल्यू जो है उठा करके आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो y इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 से कितना मिल जाएगा हमें, डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एन इंटू डी एन की वैल्यू रख देंगे कितनी हो जाएगी, एन कैप डॉट डी आर वैक्टर। दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से भी हमने डी फाई की वैल्यू निकाल ली है जो कि चेंजेस को बता रहे हैं पी से क्यू के लिए। और पहली वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में भी हमने यही चीज़ निकाली थी पी से आर के लिए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि पी और ये आर और क्यू जो हैं वो बहुत करीब हैं, बहुत ज़्यादा पास पास हैं। तो बाय इक्वेशन नंबर 4 एंड 1, सो बाय इक्वेशन 4 एंड 1। इक्वेशन 4 क्या थी अपने पास में, इक्वेशन 1 ये है अपने पास में, डी फाई इज इक्वल टू, तो देखिए इसमें भी एल एच एस कितना है, इसमें भी एल एच एस डी फाई है इक्वेशन नंबर 1 में, और जो अभी हम कैलकुलेट करके निकाली है वैल्यू उसमें भी एल एच एस जो है वो डी फाई है। तो दोनों को अगर हम कंपेयर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डेल फाई डॉट डी आर वैक्टर इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डेल फाई अपॉन डेल एन इंटू एन कैप डी आर। ओके, इस डी आर से ये डी आर कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, डेल फाई इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एन एन कैप। बाय द डेफिनेशन ये क्या होती है, ये वैल्यू जो है वो क्या होती है, ये होती है ग्रेडियंट। तो डेल फाई इज इक्वल टू ग्रेड फाई। तो जब कभी भी हमें किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना होगा मैथमेटिकली तो हम उस पर डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करवा देंगे।